जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट करके एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ तो रिलेशन है, हाँ या ना। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें एक बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाया था और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि करंट अगर मान लो किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे। अरे आगे की भूल गए, चले आगे बच्चों। देखो लास्ट क्लास में जो बायोट-सावर्ट लॉ मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, उसमें मैंने एक इनफाइनाइट वायर ली थी इस तरीके से और मैंने रैंडमली किसी पॉइंट टी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा था जहां पर इस तरह से एंगल थीटा बन रहा था और ये एलिमेंट था आइडियल, हाँ या ना। मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो, क्या आया था बच्चों फॉर्मूला? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है के, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आइडियल करंट एलिमेंट, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, रेडियस वेक्टर कह लो, ए वेक्टर कह लो, एंड द एक्सिस ऑफ करंट, एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस, ये जो आइडियल से पी का डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हो गया? पर हमने एक्चुअली में कोई यहाँ पर वायर नहीं ली, मतलब कोई होना चाहिए ना, जैसे एक वायर है उसकी लेंथ एल है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पर फाइंड करो। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो ये डीबी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है आइडियल की वजह से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी बता दो बच्चों, टेस्ला। टेस्ला को डिनोट करते हैं बच्चों टी से, कोई दिक्कत? चले आगे। तो आज हम लोग एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और उस वायर की डायमेंशन भी फिक्स होंगी, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मान के चलो। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। एप्सिलॉन नॉट याद है कि भूल गए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है बच्चों? तो एक बार ये छोटी सी चीज जल्दी से देख लें। देखो बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट? करें शुरू बच्चों, मुझे जल्दी बता दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 पावर 9। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? nm स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अरे यूनिट क्यों नहीं बता रहे भाई? अरे जरा याद करो, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था ना, तो ये K है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो K की यूनिट क्या होगी? F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, हाँ या ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं हो गया? तो बोलते क्यों नहीं हो? तो बच्चों ये यूनिट का खेल समझ में आ गया, nm स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और म्यू नॉट कहां पर हमको देखने को मिला था बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर -7। इसकी यूनिट कौन बताएगा बच्चों? इसकी यूनिट कौन बताएगा? नहीं बताओगे? चलो मैं बता देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, देखो देखो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है बच्चों, यही है के, इसको के मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसी की एसआई यूनिट फाइंड कर रहे हैं। तो के विल बी इक्वल टू कितना हो गया? dB आर स्क्वायर अपॉन आइडियल, और साइन थीटा की कोई यूनिट होती ही है। तो चेक करो बच्चों क्या हो गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर, और डीएल भी बच्चों मीटर में ही आएगा, डीएल है ना, और करंट का आ जाएगा एम्पियर। तो क्या हो गया बच्चों? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर हो गया? इसकी यूनिट आज से याद रखना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई दिक्कत? याद रहेगा बच्चों। एक मजे की बात और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक मजे की बात और बताने जा रहा हूं। वेबर भी एक यूनिट होती है, वेबर वेबर वेबर, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपको इस चैप्टर में ये भी देखने को मिलेगा वेबर,
1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो बच्चों चेक करना 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो आप चेक करो, अगर मैं टेस्ला की जगह ये यहाँ पे पुट कर दूं क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर एम्पियर। 1 मीटर से इसका 1 मीटर गया, एक और यूनिट क्या आ गई बच्चों, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। कोई दिक्कत, याद रहेगा, कॉपी में लिख लेना, रिवाइज करते रहना, याद हो जाएगा। अब आते हैं काम की बात पे कि आखिर इस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में आपस में क्या रिलेशन है। करें शुरू। बच्चों सबसे पहले मुझे म्यू नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7। कोई दिक्कत? और बच्चों यूनिट वगैरह भी हम नहीं डाल रहे हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जल्दी बोला करो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा ना, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही है? नहीं आ पा रही बात समझ में? अरे यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो, 9 इंटू 10 पावर 9 नीचे आ जाएगा ना 4 पाई के पास। दिक्कत क्या है? हाँ जी, नहीं आ रहा समझ में? और नहीं आ रहा तो बेटा पूछ लेना। अब आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बोलो, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट गया। चेक करो क्या आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 पावर 6 सॉरी 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर -7, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन सी स्क्वायर, हाँ या ना? अरे लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर करोगे यही तो आएगा। नहीं समझे? तो आप जरा चेक करो, c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? या फिर आप याद रखना कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर। इन दोनों में से जो रिलेशन आपको अच्छा लग रहा है याद करने में, आप उसको याद कर लो, बेटर ये वाला है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। समझ गए ना? अरे 2-4 शब्द इधर उधर कर दोगे कुछ नहीं होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक ही बात है। चलो भाई हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई बायोट सावर्ट लॉ याद है कि नहीं है? वो टेढ़ी मेढ़ी वायर लेके मैंने डीवी फाइंड करा था ना, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं करा था, वही करने जा रहे हैं अब हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बच्चों बात समझ में आ गई? इसकी पिक्चर दिमाग में बना पा रहे हो? बना पा रहे हो? तो बच्चों इसका ना एक पहले डायग्राम बना देते हैं। बच्चों कहीं ये इसकी बात तो नहीं कर रहा, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पता नहीं कहां तक ऊपर तक और कहां तक नीचे तक जा रहा है, ठीक है। और मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो कहां पे करना है बच्चों? इस P पॉइंट पे। कोई दिक्कत? तो P पॉइंट का इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो मुझे इतना तो पक्का पता है कि यह 90 बनाएगा। कोई दिक्कत? सही है। अब अगर इस P पॉइंट को मैं इस वाले एंड से जोड़ दूं और इसको अगर मैं इस वाले एंड से जोड़ दूं, समझ में आ रहा है? तो यहां पे मान लेते हैं एंगल बनेगा φ1 और सपोज ये एंगल बन रहा है φ2। समझ में आ गया? और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको φ2 को यहां लिख देते हैं यार, φ2 को यहां लिख देते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये हो गया हमारा a। समझ में आ गया? ये हो गया a, p, इसको कुछ भी नाम दे दो, o नाम दे दो, इसको x दे दो, इसको y दे दो। और अभी फिलहाल के लिए ये जो वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट है तो आप चेक करो आपको एंड कैसे मिला, और जब एंड नहीं मिला तो जोड़ा कैसे?
और जब जोड़ दिया तो एंगल तभी आएगा ना जब आपको उसकी लेंथ पता है। बात समझ गए ना? ये जो केस है ना इनफाइनाइट वाला, वो इसी के अंदर हमें केस बनाएंगे। समझ में आ गया? एट अ पॉइंट ड्यू टू, अब ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है, यहां पर P पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I बाय 4A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 टेस्ला। याद रहेगा कि नहीं? और यहां 4 पाई A आएगा। इसकी डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपके पास SL है तो इसकी डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन दी हुई है, पर ये एग्जाम में नहीं आती, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 टेस्ला। खत्म। टर्म समझ लो क्या क्या है बच्चों। अब मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो वैसे मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए था, कॉपी में जब डेरिवेशन लिखोगे ना तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर and we need to find total magnetic field at point P at a distance of A from it। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे टर्म डिफाइन करोगे पहले, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फाई 1, व्हाट डू यू मीन बाय फाई 2, और यहाँ पर A का मतलब यहाँ पर क्या है? OP है। व्हाट इज फाई 1? फाई 1 इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर या लाइन OP एंड द लाइन जॉइनिंग X एंड T। यानी फाई 1 क्या हो गया? एंगल बिटवीन OP एंड line joining P to one end of wire। and what is phi 2? angle between OP and line joining P to another यानी दूसरा end of wire। what is A? A is OP which is shortest distance of P from wire। समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो गई? तो देखो जब इसकी डेरिवेशन करते हैं ना तो इसी वायर के ऊपर रैंडमली कोई एक ऐसे करंट एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हमारा आइडियल। इसको फिर यहाँ से ऐसे करके जोड़ते हैं, फिर इसका डी फाई करके एंगल लेते हैं, फिर पूरी डेरिवेशन होती है। और वो डेरिवेशन आप लोगों से एग्जाम में फिलहाल CBSE में भी कोई पूछने वाला नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो इसीलिए वो चीजें हम सारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? इस डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई दिक्कत? और ये लिखने के बाद फिर लिखोगे देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो क्या है? I। व्हाट इज I? करंट फ्लोइंग इन द वायर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल इस समय बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है उसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है? जल्दी बोलो। आपको ध्यान रखना है ये डायग्राम और दूसरा ये फॉर्मूला। खत्म। चलें आगे। तो इसके कुछ केसेस ले लें, इसके कुछ केसेस ले लेते हैं। चलो तो बच्चों इसमें हम लोग कुछ केसेस लेने जा रहे हैं। जैसे मान लो केस नंबर 1, मान लो बच्चों ये जो वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गई। वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तब आप क्या करोगे जरा बताओ बच्चों, दिमाग लगाओ। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये ऊपर कहां तक जाएगी? जाती ही रहेगी।
और ये वायर नीचे कहां तक जाएगी, जाती ही रहेगी। जरा चेक करना अगर इनफिनिटली लॉन्ग है तो क्या φ1 और φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएंगे, हाँ या ना? चेक करो, देखो ये वायर नीचे जाए जा रही है, जाए जा रही है, और अगर आप बहुत दूर नीचे चले जाओगे तो आपको P पॉइंट कहां दिखेगा, दूर दिखेगा या पास दिखेगा? बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे। अगर ये वायर, ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, अगर ये वायर बहुत इनफिनिटली लॉन्ग है, नीचे तक जा रही है, तो ये जो पॉइंट P है ये इस वायर से दूर नजर आएगा या पास नजर आएगा? पास नजर आएगा ना। तो बेटा आप चेक करो, यहां से जब आप ऐसे लाइन जोड़ोगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ऑलमोस्ट, सॉरी गलत हो गया, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में? आप ऐसे समझो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, अगर आप इस बोर्ड से 5 मीटर दूर हो तो ये पॉइंट आपको दोनों एंड वाले दूर दूर दिख रहे होंगे। आप पीछे जाओ तो आपको ये दोनों पॉइंट पास पास नजर आएंगे, और बहुत दूर चले जाओगे तो ये दोनों पॉइंट बहुत पास, मतलब बोर्ड छोटा हो जाएगा आपके लिए, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जिसको दिक्कत है, कोई शक है, पूछ लो। ठीक इसी तरीके से जरा चेक करो, ये लाइन ऊपर पता नहीं कहां तक जा रही है। अब ये जो लाइन आप जोड़ोगे ये भी ऊपर उसको टच करने के लिए सीधी ही तो जाएगी, पता नहीं कहां तक। तो थीटा φ1 φ2 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएगा ना। ये देखो सीधा जाएगा ना ये लाइन, तो ये एंगल ऐसा हो जाएगा, तो ये 90 बनेगा ना, ये 0 बनेगा। मेरी बात कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? तो बच्चों अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, कितना हो गया इन दोनों का सम? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2। कोई दिक्कत बच्चों? 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए टेस्ला। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? तो याद रखना, अगर वायर इनफिनिटली लॉन्ग हो तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा क्या लगा देना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। समझ में आ गया? चले आगे। अब इसी में बच्चों एक और केस लेते हैं, इसी में एक और केस लेते हैं, और ये इसको भी रेस कर देते हैं। Case 2. If the wire is infinitely long but point P is close to one end. बच्चों इसका मतलब समझ में आया? वायर अभी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, पर जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो वायर के एक एंड के काफी पास है, इसके काफी करीब है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो A हो जाएगा, नो डाउट, हाँ या ना? लेकिन आप चेक करो, 2 पॉइंट है ना X और Y, तो P पॉइंट इसके बहुत करीब है Y के, लेकिन जो X पॉइंट है वो P पॉइंट से काफी दूर है। नहीं आ रहा ना समझ में? आ गया? आप चेक करो, ये कितना हो जाएगा φ1, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा φ2। इसमें जरा चेक करना बच्चों, φ1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट इसके बहुत पास है। ये तो मैंने दूर बनाया ताकि एटलीस्ट आपको लाइन नजर आए, वरना ये और थोड़ा सा ऐसे करोगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और ये 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस रिमेन सेम, और ये आ गया आपका आंसर टेस्ला में। इसमें आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे।
इसके बाद इसमें बच्चों एक केस और लेते हैं, और ये तीनों केस का डायग्राम अलग अलग बनेगा, याद रखना। केस नंबर 3। इस बार बच्चों हमारे पास जो वायर है ना उसकी लेंथ फिक्स्ड है, उसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब अ वायर of a current carrying wire of finite length L, स्मॉल एल मान लो, कैपिटल एल मान लो, जो अच्छा लग रहा है वो मान लो, कैपिटल एल ले लो। तो बच्चों इसका डायग्राम जरा सोचो कैसा बनेगा। एंड पॉइंट P lies at the front of middle point of wire। ये बात समझ में आई है नहीं आई, पहले ही बताओ। मतलब आप ऐसे समझ लो ये एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है L, ये इसका सेंटर है O, इसके सामने है पॉइंट P। तो जरा चेक करो, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, कोई दिक्कत? सही है गलत है? अब यहाँ पे चेक करो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल चेक करो कितना बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी, क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये भी L/2 और ये भी। नहीं आ रहा समझ में? अरे टोटल लेंथ L है ना, तो आधा आधा कितना हो गया L/2 और ये वाला डिस्टेंस बच्चों कितना है? ये A है यहां से यहां तक, सही है। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मान लो ये पॉइंट है A, ये है B, जो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्या उसी के हिसाब से डायग्राम बना हुआ है? समझ गए? अब आप मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4 I/A इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम है। अब यहां दिक्कत ये है कि बच्चों साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो यहां पे निकालते हैं साइन थीटा। बच्चों चेक करो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, P/H। चलो ठीक है, इसका तुम लोग जाग रहे हो। इस एंगल के लिए बच्चों P कौन है? OA, और H कौन है? AP। बच्चों H की वैल्यू कौन बताएगा? √A² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? पाइथागोरस तो आती होगी। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? OA, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा L/2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? AP, यानी कि √4A² प्लस L²/4। हाँ या ना? आप चेक करो, ये L²/4 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4A² प्लस L²/4 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों जल्दी बता दो मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो गया? देखो B इज इक्वल टू μ0I/4 πA साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो गया? अब इसी को सॉल्व करना है तुम्हें। B इज इक्वल टू μ0I/4 πA into 2 into sin theta, and what is sin theta? L/2 into, बच्चों फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं? नीचे वाला फ्रैक्शन सामने आ जाता है और उल्टा हो जाता है, पता है? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये 4 जो है वो रूट के अंदर ही है तो वो 2 बन जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? √4A² प्लस L²। 2 से 2 कट गया, और इस 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों? μ0I L/2 πA
मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? कितने बच्चों को बात समझ में आ चुकी है? और इसके पीछे क्या लग जाएगा बच्चों? अगर इसके अलावा कोई और भी केस बनता हो तो क्या तुम अब दिमाग लगा के कर लोगे? मेन फॉर्मूला तुमको वही वाला याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। समझ में आ गया कि नहीं? चले आगे। अच्छा बच्चों, मुझे ये तो तुमने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? जल्दी बोलो। ऐसे करोगे? कैसे करोगे? अरे ऐसे ही करोगे, राइट हैंड थंब रूल बताया तो था। तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ गया? तो इसका एक नाम होता है बच्चों, क्या नाम है इसका? राइट हैंड थंब रूल। अगर आप लेफ्टी भी हैं तब भी आपको राइट हैंड ही लगाना है। ये पूरा लिखूं, ये समझ गए? ये लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इफ यू रैप द करंट कैरिंग वायर इन सच अ वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम इन विच योर फिंगर्स रैप। समझ गए ना? हिंदी में समझाऊं? समझ गए? अच्छा, करंट नीचे जा रहा है तो आप उसको राइट हैंड से ही पकड़ोगे ऐसे करके। तो थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो करंट है, और फिंगर्स जो रैप हो रही है वो। समझ में आ गया? तो बच्चों, अगर तुम्हें सच में समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में लिख चुका हूँ। कोई दिक्कत? तो बच्चों, इसी बात पे मुझे एक क्वेश्चन बता दो। यही है वो करंट कैरिंग वायर जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और मान लो बच्चों मुझे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, कहां? दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ। तुम लोग जो ये हरकतें कर रहे हो ना हाथ से, अच्छा चलो देखो, बस बस बस, बात नहीं भाई, बात नहीं करनी, इधर बताना जो बताना। P पॉइंट पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो भाई। आप चेक करो, देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये रहा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इस P पॉइंट पे? देखो यहां से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा, और अगर अंदर जा रहा है P पॉइंट पे तो कहां जाएगा? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग? इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड या प्लेन ऑफ बोर्ड। तो स्पेलिंग गलत है, काम चला लेना। BOARD लिख देता हूं भाई। एक बच्चा था, उसको इतना समझाया, बिठा के पढ़ाया, और वो लेफ्ट पैर के थंब का रूल लगा के आ गया। समझ में आ रहा है? तो आपको राइट हैंड का ही थंब रूल लगाना है, ये उठपटा हरकतें मत करना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। देखो बच्चों, अभी अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा था ना, वो एक स्ट्रेट वायर की वजह से था। लेकिन मान लो अगर मैं उसी वायर को ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या बन जाएगी? कॉइल। तो कॉइल की वजह से भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो क्लियर है? अच्छा, तो मान लेते हैं बच्चों यहां पर ये हमारी हो गई कॉइल। ये इसका सेंटर है, ये मान लेते हैं R, या हम इसका रेडियस से काम करते हैं, इसका रेडियस है ना A, मान लेते हैं A, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये करंट फ्लो हो रहा है जो वो है I। ठीक है? आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड करना है? O पे। O इज द सेंटर ऑफ कॉइल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लेट
देयर इज, बच्चों ये सब लिखने की जरूरत है या समझ गए? सच बता दो यार, किताब थोड़ी छाप रहे हैं हम लोग। एग्जाम में भी तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको अगर डेरिवेशन आ जाए ना, हेडिंग डालनी है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो टर्म्स तुम डायग्राम में दिखा रहे हो ना वो सारे एक्सप्लेन कर दो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेट देयर इज अ करंट लिख भी सकते हो। लेट देयर इज अ कॉइल हुज रेडियस इज r और a in which current I is flowing in anti-clockwise direction and the center of the coil is A, O, ये सब लिख सकते हो ना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं I current in coil DL small element, और बच्चों आइडियल क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट। मान लेते हैं सर करंट एलिमेंट मैंने यहां पे बना लिया एंड दिस इज आइडियल। बच्चों चेक करो यहां पर आइडियल और ए के बीच में एंगल क्या बन रहा है? जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? देखो जो आइडियल है ना वो छोटा सा करंट एलिमेंट है और तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है, और ये इसका रेडियस वेक्टर ए जा रहा है, तो भैया 90 ही तो बना। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? चलो ठीक है। ए क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कॉइल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ कॉइल। और कुछ रह गया इसमें? अच्छा बच्चों इसका मुझे कोई सरकमफेरेंस बताएगा? सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई आर। कौन बोल रहे हैं? रेडियस ए तो ये होगा ना। अब हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड करना है? जल्दी बोलो। देखो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अराउंड, इसके बाहर, इसके अंदर अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, इवन मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। वो मैं तुम्हें अभी बाद में समझाऊंगा कि क्यों अलग होगा। ठीक है, चले आगे। बच्चों जरा चेक करो हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का हम तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना, डायरेक्शन तो हम अभी देख नहीं रहे। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? जल्दी बताओ। कौन सा फॉर्मूला, कौन सी डेरिवेशन, क्या करूं? बायोट-सावर्त लॉ लगाएंगे। पूछो क्यों? बायोट-सावर्त लॉ ने ये बोला था कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर इस तरीके से आ रही है, रैंडमली किसी पी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ। वो dB का फॉर्मूला पूरी वायर के लिए था या उस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए था? बस इतना बता दो। छोटे से करंट एलिमेंट के लिए था। पूरी वायर का होता तो dB क्यों होता? फिर तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता। बोलो हाँ। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पर मैं पूरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा फाइंड कर सकता हूं? अभी तो नहीं कर सकता, अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे नहीं। तो बच्चों यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए का स्क्वायर। चेक करो यहाँ पे आर की जगह क्या लोगे? ए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई मुझे ये बताएगा कि बच्चों यहाँ पे थीटा कितना होने वाला है? थीटा हमेशा ही 90 होगा, क्योंकि करंट एलिमेंट अगर आप यहां पर लेते तो चेक करो तब भी यहां से 90 डिग्री बनता, यहां पर लेते तब भी करंट एलिमेंट आइडियल 90 ही बनता है। समझ में आ रहा है? कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो dB का बच्चों इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों dB का क्या हो गया? इधर से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई भी कांस्टेंट है। चेक करो साइन, ये बच्चों ये तो साइन 90 हो गया ना यार,
तो साइन 90 तो 1 हो गया, वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। अभी तक क्या कर रहे हो? तो क्या बचा हमारे पास? अपॉन में a स्क्वायर और इंटीग्रेशन होगा dl का। बच्चों dl का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? जरा चेक करो, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई यही तो होगा। बात समझ पा रहे हो? 0 से लेकर 2 पाई, देखो दो तरीके हैं, या तो सीधा 2 पाई लिख दो बुद्धि का इस्तेमाल करके। इस छोटे से करंट एलिमेंट का टोटल क्या होगा? टोटल लेंथ, इसका सरकमफेरेंस सीधा लिखो यहाँ पे 2 पाई है। पर आपको वही बचकानी हरकतें करनी है, तो 1 इंटू डी एल को आप dl का l लिख दोगे, फिर यहाँ पे 0 to 2 पाई लिमिट लगाओगे, फिर 2 पाई माइनस a करोगे, 0 करोगे, फिर 2 पाई आएगा। अब 4 स्टेप भर जाएंगे, फिर आपको खुशी मिल जाएगी। ये काम बोर्ड में करना बेटा, वहां पे पेज भरा हुआ चाहिए। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। बच्चों एक a से एक है, 2 पाई से पाई और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? जल्दी बोलो। म्यू नॉट i बाय 2a। म्यू नॉट i बाई, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? और इसके आगे क्या लगेगा बच्चों? टेस्ला। What will be the magnetic field at the center of a current carrying coil? Only magnitude, no direction. Mu naught I by 2a। या जो बच्चा रेडियस के टर्म्स में, r के टर्म्स में लिख रहा है, वो हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। अगर आप रेडियस को r लेते हो, कुछ बुक्स में r दिया रहता है, तो एक ही जगह r कर देना, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? अब एक और बात सुनो बच्चों, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। कोई मुझे बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी? What will be the direction of magnetic field due to this current carrying coil at point A? जल्दी बताओ बच्चों। कितने बच्चे बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन? कितने बच्चे बोलते हैं इनसाइड द प्लेन? जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता देता हूं। अगर इस छोटे से करंट एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसा ही नजर आएगा। जरा ध्यान से सोचो बच्चों, वो जो छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल है, आइडियल ये रहा ना यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे तो क्या ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है? अरे छोटा सा करंट एलिमेंट सरकमफेरेंस पे स्ट्रेट लाइन होगा, और P जो O पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने एट डिस्टेंस A। फिगर ऐसा ही है ना? तो कौन सा रूल लगाओगे ये तो बता दो। राइट हैंड थंब रूल। अब देखो करंट इसमें कहाँ जा रहा है? ऊपर। आप चेक करो ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर जा रहा है, तो आप इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे। तो जब ऐसे पकड़ोगे तो देखो आप चेक करो, यहाँ से फिंगर्स अंदर जा रही हैं और अंदर जाके बोर्ड के अंदर से निकल के बाहर आएंगी, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो आप क्या फिगर बनाओगे? ऐसा पॉइंट, मतलब सर्कल के अंदर एक डॉट बना दोगे और लिखोगे क्या? परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड द प्लेन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? ये तो क्लियर होगी ना डायरेक्शन? सिंपल सी बात है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? राइट हैंड थंब रूल। चले आगे बच्चों, मैंने तुम लोगों को अभी बताया था कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड और अलग अलग डायरेक्शन होगी। हाँ या ना? अब मैं वही चीज तुमको इस डायग्राम में समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो बच्चों। अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आउटसाइड द कॉइल, जल्दी बताओ। तो क्योंकि करंट इधर जा रहा है, आप इसको पकड़ोगे तो अंदर जा रहा होगा, यानी कि इस कॉइल के बाहर जितने भी पॉइंट है सब पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जल्दी बोलो। अरे परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द प्लेन, मतलब कि परपेंडिकुलर और प्लेन के अंदर। हाँ या ना? और जितने भी अंदर पॉइंट्स है उस सब पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटसाइड द प्लेन। सही है गलत है? सही है गलत है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम होगा? क्योंकि
कोई पॉइंट वायर से पास में आ रहा है, कोई पॉइंट इससे दूर आ रहा है, तो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा ना यार। नहीं आ रहा समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सेंटर पे है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स द प्लेन। और अगर बाहर जाओगे तो वहां भी वही सीन है। चेक करो, ये पास है, ये दूर है, ये और पास है, तो ऐसे मैग्नीट्यूड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा और डायरेक्शन याद रखना आउटसाइड द प्लेन किधर होगी, इनवर्ड्स, और इनसाइड द सर्कल कॉइल आउटवर्ड्स द प्लेन। और बच्चों क्या ये जरूरी है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा हो? क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है, तो फिर ये डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी, क्रॉस की जगह डॉट, डॉट की जगह क्रॉस। नहीं आ रहा समझ में? तो यार एक काम करते हैं, नहीं आ रहा ना समझ में, तो डायरेक्शन को लेके एक बार इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से। बच्चों अभी अभी जो हमने देखा कि कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, जल्दी बताओ बच्चों, बी का फॉर्मूला जल्दी बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2a। सही है गलत? पर मैं ये चाहता हूं पर्सनली कि आप इसके अलावा एक फॉर्मूला और याद रखें जो आपके आजीवन काम आएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a। बच्चों चेक करो, मैंने डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करा है, 2 एंड पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ऊपर वाला फॉर्मूला जब आसान सा लग रहा है, छोटू सा है, तो आप इसको क्यों इतना बड़ा बना रहे हो? ये मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये याद रखना, ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल है वायर, कॉइल, ठीक है। अभी इसको 2 मिनट के लिए ब्रेक लगा दो, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है, टेस्ला। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ और समझाने जा रहा हूं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो बच्चों देखो यहां पर 2 केस बन गए, या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लो हम ले लेते हैं केस 1, क्लॉक वाइज करंट। तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्लॉकवाइज करंट का मतलब ये हो गया, सही है। तुमसे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा वो सेंटर पे ही पूछेगा। कहां पर पूछेगा, जल्दी बता दो, राइट हैंड थंब रूल लगा के। राइट हैंड थंब रूल के लिए आप इसको चाहे यहां पकड़ो, यहां सब जगह सेम आएगा। देखो यहां पकड़ोगे ऊपर जा रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, सही है। यहां से पकड़ोगे तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में थंब जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के सेंटर पे तो अंदर जा रहा है ना, हाँ या ना। अगर आप इसको यहां से पकड़ते हो तो करंट इधर जा रहा है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा तो अंदर जा रहा है, सही है। और यहां से पकड़ते हो तो भी, मतलब कुल मिला के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसको पहचानने के लिए एक तो राइट हैंड थंब रूल हो गया हमारा, जो अभी मैंने लगा के दिखाया तुम्हें। एक तरीका और है बच्चों, जरा ध्यान से देखना बच्चों। मान लो ये हमारी करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आप एक काम करो, यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे, इसमें करंट। तो बच्चों जो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया था वो मैं वहां बनाने जा रहा हूं, ठीक है। केस 2, अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो आपको वहां भी यही करना है बच्चों। मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो आपको क्या लगाना है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां से आप देखेंगे कि सेंटर से करंट बाहर आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द प्लेन
और यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर कह लो, बोर्ड कह लो, ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? बच्चों अगर देखो बच्चों, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमको पूरा कंप्लीट कॉइल नहीं दिया रहता, हाफ कॉइल, 1/4 कॉइल, इस तरीके से भी दी हो सकती है। तब आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? तो बच्चों जैसे मान के चल लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉइल, मान लो हमारे पास बच्चों कंप्लीट कॉइल है, तो कंप्लीट कॉइल में एंगल क्या बना बच्चों? 360 डिग्री, विच मीन्स 2 पाई, सही है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को क्या समझाया? देखो डायरेक्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है ना एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 360। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला क्या है बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 2a। और एक और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I by A मल्टीप्लाई बाय एंगल, मल्टीप्लाई बाय एंगल। और एंगल यहां पर क्या है? चेक करो, कंप्लीट सर्कल में एंगल क्या हो गया? 2 पाई। समझ में आ गया? और मान लेते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने नाम दे दिया B नॉट। क्या नाम दे दिया? सबकी यूनिट टेस्ला लगाओ, ये समझ गए बच्चों? ये बात समझ में आ गई या फिर सबके पीछे मैं टेस्ला टेस्ला ही लिखूं? क्लियर हो गया? अब इस टेबल को मुझे कंप्लीट करना है, फटाफट बोर्ड पे देखो और हो सके तो मेरी हेल्प भी करो। बच्चों मान लो अगर ये कॉइल पूरी नहीं है, आधी है, इतनी मतलब सिर्फ इतना, और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले बताओ एंगल कितना बना बच्चों? 180 डिग्री, विच मीन्स पाई, विच मीन्स 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ और जवाब दो। ऑब्वियसली जो भी एंगल यहाँ पर है उसका आधा हो जाएगा। कितना हो गया जल्दी बोलो? म्यू नॉट आई अपॉन 4a। एनी प्रॉब्लम? पर बच्चों मैंने ये फॉर्मूला याद करने पर जोर दिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे देखो दो फायदे हो रहे हैं। आप म्यू नॉट की वैल्यू पुट करोगे वो आपके लिए आसान है, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ज्यादा अच्छे से याद है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और यही k होता है, हाँ या ना? तो ये ज्यादा बेटर रहता है। और इनटू में देखो सिर्फ आपको क्या करना है, I बाई a, और इनटू में एंगल क्या डाल दोगे? नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना हो गया? व्हाटएवर बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल इट बिकम्स हाफ। समझ में आ गया? चले आगे बच्चों, मान लो अगर ये कॉइल सिर्फ इतनी सी रह गई तो क्या होगा? तो आप चेक करो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2, यानी एंगल हो गया 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी आधा हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8a। यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a, और एंगल कितना हो गया? पाई बाई 2। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, एंगल I बाई a, खत्म। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? जल्दी बोलो। इसका भी आधा। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा चलो जल्दी बताओ, एंगल हो गया 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4 क्या हो गई वैल्यू? म्यू नॉट आई बाई 16a। नहीं आ रहा समझ में? अरे इसका भी आधा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई a इंटू पाई बाई 4। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फील्ड कितना रह गया? इसका भी आधा। बच्चों मैग्नेट अगर मान लो एंगल हो जाए 120 डिग्री, यानी कि एंगल कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। सही है गलत है? अरे 360 का 1/3। तो बच्चों चेक करो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 6a। सही है गलत है? ये बताओ कहां से आया? 6 से क्यों आया? जो भी एंगल यहाँ पर है ये एंगल उसका 1/3 हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो 1/3 होगा। तो दिक्कत आ रही है ना याद करने में, इसलिए ये फॉर्मूला अच्छा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a 2 पाई बाई 3। जरा चेक करो बच्चों, इसमें तो आपको कुछ रिलेट भी नहीं करना। अब समझ में आया इसका यूज अच्छा क्यों है?
क्योंकि ऊट पटांग एंगल अगर दे दिया तो क्या करोगे, तब आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। बच्चों बी नॉट बाई कितना आ जाएगा इस बार, कौन बताएगा? बी नॉट बाई 3। अरे इसका 1/3 हुआ है, इसका हाफ नहीं हुआ है। अच्छा बच्चों, अगर एंगल हो गया 60 डिग्री तब क्या करोगे, इसका मतलब होता है पाई बाई 3। तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, जल्दी वैल्यू बताओ, कौन बताएगा बच्चों, कौन बताएगा? बच्चों चेक करो, 60 डिग्री इसका आधा है, इसका आधा है, तो अपॉन में 2 लगाओगे तो 12 में आ जाएगा, हाँ या ना? और चेक करो 60 डिग्री इसका 1/3 है, इसका 1/3 है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 से 12, हाँ या ना? बच्चों 60 डिग्री इसका 1/6 है, इससे नीचे 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे 12, हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों ये बताओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आई बाई ए, और यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, और बी नॉट बाई कितना हो जाएगा, चेक करो, जो भी इसका है उसका 1/3 हो गया है, या आप ऐसे समझ लो इसका हाफ हो गया है, तो बी नॉट बाई क्या हो जाएगा 6। बच्चों अगर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तब क्या करोगे, इसका भी आधा हो गया, म्यू नॉट आई बाई 24 है, यानी एंगल कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए पाई बाई 6, तो यहाँ पर बी नॉट बाई कितना हो गया 12। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया? इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला ये वाला ये वाला। पर अगर तुम लोग दिमागी नाम पे कमजोर हो तो ये वाला ये वाला ये वाला। क्लियर हो गया? और अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। बच्चों रैंडमली एक केस और ले लूं, जरा चेक करो, एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ये समझ रहे हो ना, आधा हो गया 1/4 हो गया और छोटा होता चला जाएगा। ये ऐसे कोई पार्ट दे दिया और ये बहुत बड़ा सर्कल बनने वाला था कोई, और उसका सेंटर ये है। तो बच्चों चेक करो, समझ में आ रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसका रेडियस है ए, और ये आर्क कितना बड़ा है, छोटा सा, क्योंकि सर्कल तो बहुत बड़ा बनने वाला था। और आपको एंगल यहाँ पर ये वाला आउटसाइड वाला एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। अब बताओ इस सेंटर पे यानी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अरे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, यही वाला लगाना है। जरा चेक करो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल कौन सा लोगे, अंदर वाला बाहर वाला? अंदर वाला। अंदर वाला एंगल क्या हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा। नहीं समझे? ये समझ में आया? ये अच्छा है बुरा है? अरे इस पे सब अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। कोई दिक्कत? बोलो जय हिंद, जय श्री राम।